नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर रिविला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज हम एक एसआरए के बारे में कुछ नई नई चीज़ें सीखते हैं। आखिर एसआरए है क्या? जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो सब कुछ आपके प्री एग्जाम में भी काम आने वाला है। और सबसे अच्छी बात, जब आपको सब्जेक्ट पढ़ते हो उसका ओवरव्यू आपको पता है तो समझ लो आपको सब कुछ आता है। तो हम बात करें स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की, ये है क्या, इसकी जरूरत क्यों पड़ी। तो पहले इसका चैप्टराइजेशन देखते हैं, फिर इसकी बातें समझते हैं। आप जब देखोगे तो इसका नाम है द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं एसआरए। और मैं आपको बता दूं, कई लोगों को पता ही नहीं है कि एसआरए का, इसको शॉर्ट में एसआरए कहते हैं या फिर एसआरए का फुल फॉर्म क्या है। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है, क्योंकि अपन को सीआरपीसी सीपीसी पता है, इसके बारे में ज़्यादा पता होता नहीं है। तो इसका नाम है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, जो 1963 का। हम जब पढ़ते हैं जुडिशरी की, तो हमारे एक और सब्जेक्ट है वो भी 1963 का है। ऑब्लिक के लिए लिमिटेशन एक्ट, एक और सब्जेक्ट है वो है लिमिटेशन एक्ट, तो इसके साथ लिखो लिमिटेशन एक्ट, वो भी 1963 का है। एक्ट नंबर इसका 47 है। मैंने 47 कैसे याद किया? लिमिटेशन का क्या है? 63 है। लिमिटेशन का 63 है ना, तो 63 को उल्टा करो तो 36 बन जाता है। तो लिमिटेशन का मैंने जब उल्टा किया तो 36 एक्ट नंबर बन गया। फिर मैंने इसको उल्टा किया तो फिर ये तो ले ही नहीं रहा है, इसमें एक ऐड किया, इसमें एक किया, 47 बन गया। उस दिन से मुझे पता चला इसका एक्ट नंबर 47 है, कि उल्टा करके एक एक जोड़ दो, 47 बन जाता है। ठीक है सर, एक्ट नंबर हो गया। एक्ट नंबर एग्जाम में पूछ लेते हैं। ओके ना, इसके 3 पार्ट है। इसके 3 पार्ट बिल्कुल वैसे ही है बेटा जैसे कि आप पढ़ते हो आपका क्या, इंडियन एविडेंस एक्ट। जब आप इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ेंगे तो 3 पार्ट में डिवाइड है। ठीक वैसे ही जैसे कि आप पढ़ते हैं आर्बिट्रेशन एक्ट, वो भी पार्ट में डिवाइड है, देन अंदर चैप्टर्स में, तो ये भी पार्ट में डिवाइड है। कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ो, वो भी पार्ट्स में डिवाइड है, अंदर चैप्टर्स हैं। तो इसके 3 पार्ट है, एविडेंस में भी 3 पार्ट है। डिवाइड किया इसको 8 चैप्टर में, टोटल सेक्शन 44 है। अब आप जाके चेक करेंगे तो टोटल सेक्शन 42 ही है, 2 रिपील हो चुके हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे एक्ट है जिसके अंदर सेक्शन रिपील है तो बराबर पढ़ते हैं, लेकिन प्री में अगर आए तो 42 ही लिख के आना है। ठीक है, बाकी रिपील के साथ 44 है। एक्सटेंड इसका पूरा इंडिया में हो गया 31 अक्टूबर 2019 को। कमेंसमेंट इसका 1 मार्च 1964 को हुआ है, और सिग्नेचर डेट इसकी 13 दिसंबर 1963 है। अब हाल ही में इस पर एक अमेंडमेंट हुआ 2018 का। क्या हुआ? एक अमेंडमेंट हुआ 2018 का, ये भी आपको याद रखना, 2018 में अमेंडमेंट हुआ। अमेंडमेंट की कंसेंट मिली थी 1 अगस्त को। कब मिली थी? 1 अगस्त को 2018, और वो अप्लाई कब हुआ था? 1 अक्टूबर को 2018। ये क्वेश्चन आपको प्री के एग्जाम में मिलेंगे कि उसको कंसेंट मिली थी 1 अगस्त को और उसका कमेंसमेंट हुआ था 1 अक्टूबर को। ठीक है, तो एक अमेंडमेंट अभी हुआ है, तो आप सभी अमेंडमेंट वाला एक्ट लेकर आ जाना। ओके नाउ, सबसे पहला इसका कहता मैं हूँ प्रीलिमिनरी 1 2 का 4, ये लीजिए, मैं हूँ आपका प्रीलिमिनरी और मैं हूँ आपका 1 2 का 4, 1 2 का 4, कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है, अब इसका नाम है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, तो इसमें स्पेसिफिक रिलीफ दी जाएगी। ये लीजिए स्पेसिफिक रिलीफ, कहाँ से कहाँ तक? 5 to 35 तक। ओके, इनको डिवाइड किया चैप्टर में 1 to 6। स्पेसिफिक रिलीफ का क्या मतलब? हम किसी को कहते हैं मुझे रिलीफ चाहिए, रिलीफ का मतलब क्या? मुझे कंपनसेशन चाहिए, कंपनसेशन का मतलब क्या? रिलीफ का मतलब होता है कि मुझे वही चीज़ चाहिए जो मैंने मांगी है, इसको बोलते हैं मुझे मेरी रिलीफ दे दीजिए। कंपनसेशन जो है उसके बदले में दे दीजिए। जैसे मान लीजिए पेन है, ये पेन आपका फेवरेट है, आपने कहा मुझे मेरा पेन ही चाहिए, दैट इज अ स्पेसिफिक रिलीफ। ये पेन कितने का है? 5 लाख रुपए का, आप 5 लाख रुपए दे दीजिए, पेन रख लीजिए। ये क्या है? कंपनसेशन। तो जब कंपनसेशन चाहिए तो हमें जाना सीपीसी में, लिखो लिखो, जब कंपनसेशन चाहिए तो हम जाएंगे सीपीसी में, और जब रिलीफ चाहिए हम आएंगे यहाँ। अब आप कहेंगे मैडम क्या मुझे रिलीफ के साथ कंपनसेशन नहीं मिल सकता? मिल सकता है। अकेला कंपनसेशन ये नहीं देगा, बट रिलीफ के साथ कंपनसेशन भी देता है। तो लिख दो, जब हम रिलीफ मांगते हैं तो कंपनसेशन भी मिलेगा, लेकिन हमें ओनली कंपनसेशन चाहिए तो फिर हमें कहाँ जाना पड़ेगा? तो फिर हमें जाना पड़ेगा सीपीसी में। इसका मतलब सीपीसी और एसआरए पैरेलल चलता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सीपीसी और एसआरए पैरेलल चलता है। ये पैरेलल का क्या मतलब है, आइए बताते हैं। सीपीसी हमारा प्रोसीजर लॉ है। क्या काम है? सीपीसी प्रोसीजर लॉ है, ये लीजिए सीपीसी प्रोसीजर लॉ है। हिंदी में कहते हैं प्रक्रियात्मक विधि। ठीक है, जब भी हम कॉन्ट्रैक्ट टीपी करते हैं, कोई ब्रीच होता है, हम सीपीसी में भागे भागे जाते हैं, तो सीपीसी हमारा क्या हुआ? हमारा जो है प्रोसीजर लॉ है। ठीक वैसे एसआरए, एसआरए भी हमारा प्रोसीजर लॉ है। लिख लीजिए, ये प्रोसीजर लॉ है। एक होता है सब्सटेंटिव लॉ, एक होता है प्रोसीजर लॉ, ये भी प्रोसीजर लॉ है। इसको बोलते हैं प्रक्रियात्मक विधि, प्रक्रियात्मक विधि। ठीक है, अब देखो, मैंने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट या फिर टीपी एक्ट
ऐसा हजारों एक्ट है, अभी 2 के नाम लेते हो हमारे कोर्स में। जब भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट या टीपी एक्ट में कोई ब्रीच होता है तो हमें भागे भागे कोर्ट जाना पड़ता है, क्यों? सूट इंस्टीट्यूट करने और अपनी रेमेडी लेने के लिए। तो वी हैव इट 2 ऑप्शन, हम सीपीसी में जा सकते हैं या हम एसआरए में जा सकते हैं, लेकिन हमें जब वही चीज चाहिए तो हम एसआरए में चले जाते हैं। बाकी सीपीसी पहली प्रायोरिटी होती है, देन सेकेंडरी एसआरए होती है। अब जब इनके अंदर जाना है तो हमें एक लिमिटेशन देखना पड़ता है कि इतने टाइम के अंदर केस करना पड़ेगा। तो फिर हमारा तीसरा प्रोसीजर लॉ आता है लिमिटेशन एक्ट। ये भी हमारा प्रोसीजर लॉ है। मैंने क्या कहा, आज जो भी आप इस वीडियो में सुन रहे सब आपके प्री के एग्जाम के क्वेश्चन है। लिमिटेशन भी आपका प्रोसीजर लॉ है। अब जब कोर्ट में केस किया तो आपने कहा कि सामने ये राइट है, दे दीजिए, सबूत लाइए कि आपका यहाँ पे टाइटल है, पोजीशन है, राइट है, कंपनसेशन है। तो ये लीजिए हमारा चौथा इंडियन एविडेंस एक्ट, ये भी हमारा प्रोसीजर लॉ है। जब ये 4 एक्ट मिलते हैं, जैसे इन दोनों में से एक, ठीक है, ये 2 तो दोनों के साथ चलते हैं, तब जाके आप कोर्ट जाते हो और कोर्ट में आपकी चीज़ों का एनफोर्समेंट होता है। तो क्या सीखा, एसआरए हमारा प्रोसीजर लॉ है। और प्रोसीजर लॉ कैसा, सिविल का सेकेंड पार्ट है, सिविल का ही, क्योंकि पहला कौन है, सीपीसी, और देखिए आधा हमारा एसआरए। आगे चले, आ जाओ। तो अब जब रिलीफ लेने आए तो इसको ना 8 चैप्टर में डिवाइड कर दिया। पहला चैप्टर कहता है रिकवरी ऑफ पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी चाहिए कैसी, मूवेबल, इमूवेबल दोनों। प्री का सवाल है आपका कि एसआरए में कौन सी प्रॉपर्टी की बात हो रही है, इमूवेबल प्रॉपर्टी की, ये लीजिए इमूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी, ये लीजिए मूवेबल प्रॉपर्टी। यहाँ आएगा आपका सेक्शन नंबर 5 to 7, यहाँ आएगा आपका नहीं 5 to 6, यहाँ पे आएगा आपका 7 to 8। अब जाके देख लीजिए सेक्शन 5 और सेक्शन 7 क्लियर कहता है, सेक्शन नंबर 5 और सेक्शन नंबर 7 क्लियर कहता है। क्या क्लियर कहता है, ये दोनों कहते हैं कि जनरली आपको सिविल सूट सीपीसी 1908 से ले लीजिए, बट सेक्शन 6 और सेक्शन 8 कहता है, सेक्शन नंबर 6 एंड सेक्शन 8 कहता है, और रुको भाई वहाँ पे नहीं मिलेगा, हमारे पास आइए हम दिलाएंगे। तो 5 और 7 कहता है सीपीसी में जाओ, 6 और 8 कहता है हमारे पास आओ, हम बैठे हम आपको रिलीफ दिलाएंगे। ठीक है, तो पहला चैप्टर कहता है रिकवरी पोजीशन करेंगे 5 to 8, और जो सेक्शन 6 है प्री प्लस मेन प्लस इंटरव्यू में आता रहता है। चैप्टर नंबर 2 कहता है अब मैं आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करवा देता हूँ। ये जो वर्ड है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसको करो परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दिखेगा 37 से लेकर 67 तक। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आप जाइए अपने सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर, वहाँ पर भी आपको दिखेगा, जिनके जैसे हरियाणा में सेल ऑफ गुड्स एक्ट आता है, पंजाब में सेल ऑफ गुड्स एक्ट आता है, तो उनको वहाँ दिख जाता है कि अच्छा परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पर भी है। तो जितने भी सिविल एक्ट है मोस्ट ऑफ जगह पे आपको मिलेगा परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट आता है। तो देखो कॉन्ट्रैक्ट में भी है, एसआरए में भी है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में भी है। यहाँ करेंगे 9 to 25। ये 9 to 25 ये भी डिवाइड होगा हमारा, जब हम इसको पढ़ेंगे जैसे इन 2 को डिवाइड किया ना, वैसे ही हमारे 9 to 25 जो है वो डिवाइड होगा। कैसे डिवाइड होगा सुनिए। सेक्शन 9 कहता है कि भैया डिफेंडेंट भी अपना डिफेंस पेश कर सकता है। ठीक है, तो सेक्शन नंबर 10, 11, 12 और 13 कहता है कि इन कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस हो सकता है। तो सेक्शन नंबर 14 कहता है कि इनका परफॉर्मेंस नहीं करवा सकते हैं 14, और इसके साथ एक नया जुड़ गया 14A। सेक्शन नंबर 14 और 14A। सेक्शन नंबर 15, 16, 17, 18 और 19 कौन परफॉर्मेंस कराएगा, किसके अगेंस्ट कराई जाएगी, कौन नहीं करा सकता, कब नहीं करा सकता और कब चेंज करना पड़ेगा, इनके ऊपर एक नया टॉपिक बन जाता है 15 से लेकर 19 तक। फिर आता है सेक्शन नंबर 20 से लेकर 24 तक। ये बहुत अमेंड हो गए, 2018 के बाद पूरी बातें चेंज हो गई। पहले हमारा स्पेसिफिक रिलीफ का लिए स्पेसिफिक रिलीफ का ग्रांट करना कोर्ट का डिस्कशन पार्ट था ना, कोर्ट का क्या हो गया, मैंडेटरी हो गया, कोर्ट बाउंड है। याद रखना जो हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 9 से लेकर 25 तक, ये पहले कोर्ट का डिस्कशन पार हुआ करता था। नाउ कोर्ट मैंडेटरी हो गया है, कोर्ट डिनाई नहीं कर सकता, परफॉर्मेंस कराना पड़ेगा, चाहे कुछ भी किसी भी परिस्थिति में आपको करवाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो 20 से 24 सब्सटीट्यूट सर्विस ऑफ समन पढ़ेंगे, सब्सटीट्यूट सर्विस ऑफ परफॉर्मेंस पढ़ेंगे और रिलीफ की, और देन आता है 25, और 25 कहता है सेटलमेंट। किसका सेटलमेंट की बात करता है, यहाँ पे हम पढ़ेंगे आर्बिट्रेशन में किसका होगा किसका नहीं होगा। तो देखो कितना इजी कर दिया हमने, चैप्टर नंबर 2 को इतना में डिवाइड कर दिया। अब जब पढ़ने बैठोगे तो ऐसा भी इजी लगेगा, नहीं तो ऐसा हर किसी को समझ नहीं आता है कि ये चीज़ क्या है, लेकिन जब तोड़ के पढ़ोगे तो ये भी इजी हो जाएगा।
तो चैप्टर 1 ने कहा मैं रिकवरी करूंगा प्रॉपर्टी की, सेकंड कहता मैं स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट करूंगा, मैटर खत्म। अब चैप्टर 3, 4, 5, 6 एकदम अलग है, इनको चैप्टर 1, 2 से कोई लेना देना ही नहीं है। चैप्टर 3 कहता है मैंने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया, मेरी इंस्ट्रूमेंट में कोई मिस्टेक हो गई, ठीक है, म्यूचुअल मिस्टेक हो गई या हमसे कोई फ्रॉड हो गया, है ना, म्यूचुअल मिस्टेक हो गई, हमसे कोई फ्रॉड हो गया, हम उसको ठीक करना चाहते हैं, तो हम एक काम करते हैं, हमारे इंस्ट्रूमेंट को वापस ठीक करा देंगे, जिसको बोलते हैं लिख दो की परिशुद्धि, इसको परिशुद्ध करके ठीक करके जो हुआ भूल चूक माफ करें, आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 26 ये कहता है कि तुमने जो कॉन्ट्रैक्ट किया आगे जाके, पहले जो कॉन्ट्रैक्ट किया अब मैं उसको कैंसिल करूंगा, उस कॉन्ट्रैक्ट को मैं कैंसिल करने वाली हूँ 27 से 30। तो पहले तुम कॉन्ट्रैक्ट करते हो, फिर उसका विखंडन करते हो, कैंसिल। तो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल वर्ड के लिए क्या यूज किया है, रेसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या वर्ड यूज किया, रेसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, संविदा का विखंडन कराना। और देन आता आपके पास, ये तो गया कॉन्ट्रैक्ट का, ठीक है। अब बेटा इधर देखो, यहाँ पे अपन ने इंस्ट्रूमेंट को रेक्टिफाई किया, हमें नहीं लगता ये सही हुई, अब हम उसको यहाँ पे कैंसिल कराएंगे। तो क्या क्या, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट को रेक्टिफाई किया, नहीं जमी, फाइनली हम उसको कैंसिल करा रहे इंस्ट्रूमेंट को। क्यों, क्योंकि हमारा इंस्ट्रूमेंट देखते ही वॉइड या वॉइडेबल लग रहा है और हमारा रियल इंटेंशन पता ही नहीं चल रहा है, कैंसिल ही कर देते। कैंसिल कर दी 31 से 33, कैंसिल हो गई। अब हम डिक्लेरेशन कराएंगे, किस चीज का डिक्लेरेशन कराएंगे, दो चीजों का डिक्लेरेशन होगा। एक डिक्लेरेशन होगा आपके लीगल स्टेटस का, विधिक हैसियत का, आप यहाँ के मालिक हैं या नहीं, और एक होगा प्रॉपर्टी राइट का, ये प्रॉपर्टी तुम्हारे पोजीशन में आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए। तो डिक्लेरेशन दो चीजों का होता है, एक तुम्हारे लीगल स्टेटस का और एक होता है तुम्हारे प्रॉपर्टी का। ये लो आपके ऐसा है कि 6 के 6 चैप्टर हो गए। तो ये जो पार्ट है हमारा, इसको कहते हैं स्पेसिफिक रिलीफ। मैं आपसे 3 क्वेश्चन पूछती हूँ, उसके आंसर देना। पहला, राम ने सीता से कहा कि वो उससे शादी करेगा, राम ने सीता से वचन दिया कि वो उससे शादी करेगा। तो अगर अब राम मना कर देता शादी के लिए, तो क्या राम से सीता की शादी के लिए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवा सकते हैं कि राम तुम्हें सीता से ही शादी करनी पड़ेगी? नहीं करा सकते। क्यों? अब आप कहोगे मैडम ये कॉन्ट्रैक्ट तो पर्सनल, क्या बोलते हैं, पर्सनल क्वालिफिकेशन से। अब इससे पर्सनल क्वालिफिकेशन क्या है, शादी क्वालिफिकेशन है, पढ़ाना क्वालिफिकेशन है भाई, शादी नहीं। तो ये वो नेचर है जिसका परफॉर्मेंस नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये कई सारे ऐसे प्रोमिस है जिसका परफॉर्मेंस नहीं हो सकता। ठीक वैसे जैसे कि हम राजस्थान वाले हिंदी ग्रामर, हर शब्द का संधि विच्छेद नहीं होता, तो हर कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस भी नहीं होता, हर प्रोमिस का परफॉर्मेंस नहीं होता। फिर क्या होगा, तो फिर ये हो सकता है बेटा जी कि वो वचन दिया, शादी तो नहीं करा सकते, पर शादी ना करने का जो उसको नुकसान हो उसका क्या कर सकता है, कंपनसेशन ले सकते हैं। ये ध्यान रखना। ये कहता है मैं तेरा कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस नहीं करवा सकता, लेकिन हाँ मैं तुझे उसकी जगह पे कंपनसेशन दिला सकता हूँ। तो जिस कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस नहीं होता लेकिन कॉन्ट्रैक्ट अगर वैलिड नेचर का नजर आता है तो उसका क्या कर सकता है, कंपनसेशन दिलाया जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन, वो तो दूसरे वाले से चलेगा, ये तो गए तुम्हारा प्रोमिस वाला। हाँ ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आएगा हमारा, उसके अंदर भी पूछती हूँ कि एक वाइफ, एक हस्बैंड होता है, वो दूसरी शादी करने जा रहा है, तो क्या पहली वाइफ जो स्टे ला सकती है या नहीं ला सकती? फिर आपको लगेगा है एक हस्बैंड दूसरी शादी करने जा रहा है तो बाईगेमी का केस लगा। अरे तो बाईगेमी का केस तो शादी होने के बाद लगता ना, हम तो वो दूसरी शादी रुकवाना चाहते हैं, तो क्या स्टे ला सकते हैं? बिल्कुल ला सकते हैं स्टे। दूसरी शादी, वो कहते पहली शादी वॉइड है तो पहली ला, पहले प्रूफ कर ये वॉइड है, फिर दूसरी शादी कर लेना। तो याद रखना, एक वाइफ अपनी हस्बैंड की दूसरी शादी रुकवाने के लिए स्टे ला सकती है। और ये कहाँ ला सकती है, ये देखो हमारा, ये है हमारा अगला पार्ट, प्रिवेंटिव रिलीफ। कहाँ ला सकती है, निवारक अनुतोष, यानी स्टे लागर। स्टे कितने प्रकार के, 4, इसको बोलते हैं इंजंक्शन, है ना, 4 प्रकार के। एक होता है टेम्पररी, दूसरा होता है परपेचुअल, तीसरा होता है मैंडेटरी, और चौथा होता है आपका प्रोहिबिटरी। जिस काम को करवा नहीं सकते उसको रुकवा तो सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल, पहले चारों के एग्जांपल देते हैं। पहला टेम्पररी इंजेक्शन, आप सबको पता है। ऑर्डर नंबर 39 कहाँ पढ़ते हैं, ऑर्डर नंबर 39। ऑर्डर नंबर 39 सीपीसी कहता है कि 3 कंडीशन में हम टेम्पररी इंजेक्शन लेंगे। पहला, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस, दूसरा प्राइमा फेसी मैटर बनता है या नहीं, और तीसरा इरिपेरेबल लॉस, हिंदी वाले। प्रथम दृष्टि मामला बनता है नहीं, दूसरा पूर्ण क्षति है, तीसरा सुविधा का संतुलनवादी के पक्ष में। ये 3 ग्राउंड जब आप 100 कर देते हो तो सीपीसी ऑर्डर 39 आपको स्टे दे देती है। एक स्टे टेम्पररी सीपीसी देती है। परपेचुअल इंजंक्शन यहाँ पे आएगा, ये देखो ये रहा। क्या कहता है, परमानेंट, ये काम होगा ही नहीं, ये काम होगा ही नहीं। कैसे, आओ बताती हूँ। ये पूनम का घर है, किसका घर है, पूनम का घर है। एक्चुअली लाइव क्लास चल रही है, उसी की रिकॉर्डिंग हो रही है। तो ये पूनम का घर है। पूनम इस घर के बाहर यहाँ पे एक बालकनी बनाना चाहती है। थोड़ी ड्राइंग तो आती नहीं है, लो ही आता मुझे है। पूनम यहाँ पे एक बालकनी निकालना चाहती है, मैं इस बालकनी को रोकना चाहती हूँ। तो भागी भागी कोर्ट के पास जाऊंगी और ऑर्डर 39 ले लूंगी कि पूनम ये बालकनी नहीं बना सकती। टेम्पररी इंजेक्शन ले लिया,
जो भी डिसीजन आएगा बाद में देखेंगे। ओके, नंबर 1। नंबर 2, पूनम यहाँ पे एक बालकनी बनाना चाहती है। मैं कहती हूँ ये बालकनी यहाँ पे कभी भी नहीं बनेगी, बन ही नहीं सकती यहाँ पे बालकनी। तो सेक्शन नंबर 38 SRM में मैं लेकर आ जाऊंगी कि स्टे ले आऊंगी इंजेक्शन कि कभी बालकनी बनेगी। नंबर 3, मैं तो गई हुई थी अमेरिका, पीछे पूनम ने बालकनी बना दी, अब मैं क्या करूं, बनी हुई बालकनी को तोड़ू कैसे? तो फिर मैंने एक एप्लीकेशन लगाई SRA की, सेक्शन नंबर 39। और SRA सेक्शन 39 मैंडेटरी इंजेक्शन, जो काम कर दिया उसको हटाया जाए, जो काम कर दिया उसको हटाया जाए। तो लगाया मैंने मैंडेटरी इंजेक्शन। तो बालकनी बनने से पहले रोकना 39, बालकनी को परमानेंटली रोकना सेक्शन 38, और बनने के बाद उसको हटाना, बनने के बाद भी हटती है सेक्शन 39। फिर चौथा इंजेक्शन में का प्रोहिबिटरी इंजेक्शन। ये क्या होता है तो सुनो, ये पूनम है ना, मेरे यहाँ पे गाना गाती है, मेरे पास एक सुंदर सा होटल है और शाम को लाइव म्यूजिक चलता है, इसने कहा कि मैं आपके यहाँ गाना गाऊंगी 1 महीने तक। मैंने कहा ठीक है। 10 दिन गाना आई, 11वें दिन आई नहीं, 12वें दिन भी नहीं आई, 13वें दिन भी नहीं आई, क्योंकि उसको दूसरी होटल ने मुझसे ज़्यादा पेमेंट दे दिया, वो चली गई। अब ये है पर्सनल क्वालिफिकेशन, मैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस तो नहीं करवा सकती। क्या जबरदस्ती मेरी गवा सकती हूँ? नहीं गवा सकती। तो कोर्ट ने कहा सॉरी मैडम, ये तो पर्सनल क्वालिफिकेशन है, हम इनको जबरदस्ती नहीं गवा सकते। आप क्या? तो मैं कहूँगी ओके सर, नो प्रॉब्लम, बट आप इनको कहिए अगले 1 महीने तक ये कहीं और भी नहीं गा सकते। दैट इज अ प्रोहिबिटरी इंजंक्शन, निषेधात्मक व्यादेश। तो यहाँ पर हम जहाँ पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं हो सकता वहाँ हम प्रोहिबिटरी इंजंक्शन दिलवा सकते हैं। तो 4 तरह के हो गए। ये चौथा हम कहाँ पढ़ेंगे? सेक्शन नंबर 42 में। सेक्शन 42 मैंने जितना भी बोला ना, ये सारे आपके प्री प्लस इंटरव्यू के क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये छोटा सा है, सारे बहुत सुंदर सा है, सिर्फ सिविल नेचर पे लगता है, क्रिमिनल नेचर पे नहीं लगता है। क्या कहा? सिर्फ सिविल मैटर पे लगता है, क्रिमिनल मैटर पे नहीं लगता है। यही प्री का सवाल है, मेन का सवाल है, सेक्शन 4 से कई बार आ चुके हैं। आइए सभी जने अपने अपने बैलेट ओपन कर दीजिए। अब हम पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 1। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि हमारी लाइव क्लासेस जो चलती है फाउंडेशन बैच की, उसी की रिकॉर्डिंग है, क्योंकि हम रिकॉर्डेड लेक्चर देते हैं, तो वहीं से आपको रिकॉर्डिंग डायरेक्ट यूट्यूब पे मिल रही है। तो आज ये सभी ने अपना खोलिए। द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963, एक्ट नंबर 47 ऑफ 1963, 13 दिसंबर 1963। कोई भी लाइन हमें छोड़नी नहीं होती लाइफ में, ध्यान रखना। एन एक्ट टू डिफाइन एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू सर्टेन काइंड्स ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ, कर्तव्य प्रकारों की विनिर्देश अनुरोधों से संबंधित विधि को परिभाषित और संशोधित करने के लिए इस अधिनियम को बनाए गए। कब बनाए गए? ये हमारे गणराज्य के हमारे 14वें वर्ष में। कौन से? 14th ईयर्स में बना दिया, 1963 है, हम आज़ाद हुए थे तब बना दिया। लिखो, ये 9th लॉ कमीशन के द्वारा पास किया गया था। लिखो, ये 9वें विधि आयोग के द्वारा पास किया गया था, 9th लॉ कमीशन के द्वारा इसको पास किया गया था। किसने पास किया? 9th लॉ कमीशन के द्वारा इसको पास किया गया था। सेक्शन 1 कहता है मैं शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड और कमेंसमेंट हूँ। मेरा नाम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 है और मेरा एक्सटेंड पूरे इंडिया में जो 31 अक्टूबर 2019 से आया, और मेरा एक्सटेंड सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। अंडरलाइन कीजिए, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसे हम लोकल एक्ट नहीं कहते, ये माइनर एक्ट है। और कौन डिसाइड करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट। कब करेगी डिसाइड? 1 मार्च 1964 डिसाइड की। लिख दो 1 मार्च 1964। वैसे आपकी बैरक के फुट नोट में लिखा हुआ होता है, ठीक है। नाउ सेक्शन 2 डेफिनेशन। पहला आता है ऑब्लिगेशन, यही प्री का सवाल है। ऑब्लिगेशन में क्या इंक्लूड है? अंडरलाइन कीजिए, ऑब्लिगेशन में ड्यूटी इंक्लूड है। ये ऑब्लिगेशन क्यों आई? आप पढ़ना है सारे, सेक्शन 1 से लगा के 36 तक इसका कोई वैल्यू नहीं है, 37 तक का भी वैल्यू नहीं। ये ऑब्लिगेशन आई हमारे पास कहाँ? सेक्शन 38 में। और ये ऑब्लिगेशन कहती है कि जब हस्बैंड की पहले से किसी पत्नी से शादी हो रखी है, एक औरत से पहले से शादीशुदा है, वो दूसरी शादी करने नहीं जा सकता, क्योंकि उसका उसके प्रति ऑब्लिगेशन है, और कोई भी बंदा अपनी ड्यूटी ब्रीच नहीं कर सकता। तो लिखो, ये ऑब्लिगेशन काम आएगी सेक्शन नंबर 38 में। ऑब्लिगेशन के अंतर्गत विधि द्वारा प्रवर्तनीय हर एक कर्तव्य आता है, इंक्लूड एवरी ड्यूटी एनफोर्स बाय लॉ, सेक्शन नंबर रेड विद 38। नाउ बी कितना? सेटलमेंट। हिंदी वाले आपके लिए लिखा है व्यवस्थापन। यहाँ पे हम सेटलमेंट करेंगे किसका? मूवेबल और इमूवेबल दोनों प्रॉपर्टी का। तो जब भी हम किसी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करते हैं, चाहे मूवेबल हो चाहे इमूवेबल हो, तो उसके बीच में हमें व्यवस्था करनी पड़ती है, उसको सेटलमेंट करना पड़ता है। बट इसमें क्या इंक्लूड नहीं है? अंडरलाइन कीजिए, इसमें विल और कोडिसेल नहीं आती। विल क्या होती है आप सबको पता है? विल इज ए टेस्टामेंट इंस्ट्रूमेंट, और विल के बाद हम प्रोबेट बनाते हैं। तो एक कोड पत्र क्या होता है? कोडिसेल क्या होती है? जब भी हम विल बनाते हैं और विल में कोई करेक्शन होता है, उस करेक्शन के लिए जो सर्टिफिकेट दिया जाता है उसे हम बोलते हैं कोडिसेल। तो क्या कहा? सेटलमेंट मीन्स एन इंस्ट्रूमेंट अदर देन ए विल और कोडिसेल एज डिफाइंड बाय इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925, एक्ट नंबर 39 ऑफ 1925। ऐसा क्यों बोला? अभी मैंने MPADG का सवाल एग्जाम दिया था,
वहाँ प्री में ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जो आपका सेटलमेंट की डेफिनेशन दी गई उसके अंदर जो आपका सक्सेशन एक्ट उसका एक्ट नंबर क्या है। अब बताइए कौन पढ़ता है, लेकिन वो कहता है कि आपके उस बैरिक में जो लिखा हम कुछ भी पूछ सकते हैं, इसलिए हम इसके अंदर जितने भी एक्स्ट्रा चीजें वो भी सब देख के जाते हैं। वहां पूछ लिया था आईपीसी का सेक्शन नंबर 53A वो कौन से एक्ट के एक्ट नंबर से रिपील हुआ था। अब बताओ, आप तो 53A ही नहीं पढ़ते आईपीसी का, एक्ट नंबर कौन ध्यान रखेगा उसका, है तो कुछ भी पूछ सकते हैं। तो इसलिए याद रखना इसका एक्ट नंबर 39 और 1925 है। इसके अदर देन क्या है, वेयर बाय द डेस्टिनेशन और डिवोल्यूशन ऑफ सक्सेसिव इंटरेस्ट इन मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी इज डिस्पोज्ड ऑफ और एग्रीड टू बी डिस्पोज ऑफ। हिंदी वाले व्यवस्थापन से भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 द्वारा यथा परिभाषित विल और कोड पत्र जमीन ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जिसके द्वारा मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी के क्रमवती हितों के गंतव्य और न्याय गमन यानी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर, इसको शॉर्ट भाषा में कहें तो ट्रांसफर व्यनित किया जाता है, उसके व्यवनित किए जाने का कार्य किया जाता है, उसके ट्रांसफर करने का मैनेजमेंट किया जाता है, उसे सेटलमेंट कहते हैं। ठीक है, ये है इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन। हम टीपीएक भी पढ़ते हैं, वहां पर भी पढ़ते हैं नॉन टेस्टामेंट इंस्ट्रूमेंट क्या होता है ना। इंस्ट्रूमेंट हम कहाँ पढ़ते हैं, राजस्थान के अंदर एक लोकल एक्ट है, राजस्थान का राजस्थान स्टेम एक्ट, वहाँ पर भी इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन पढ़ते हैं। एक्चुअली इंस्ट्रूमेंट का मीनिंग होता है कोई राइट क्रिएट करता है, आपकी कोई राइट को लिमिटेड करता है, किसी राइट को एक्सटिंग्विश करता है, किसी राइट को वेव करता है, ये इंस्ट्रूमेंट होता है। इस इंस्ट्रूमेंट का ही कॉपी है हमारा आईपीसी का सेक्शन नंबर 39 जो बात करता है आपका वैल्यूएबल 30 सेक्शन 30 जो बात करता है वैल्यूएबल सिक्योरिटी। जो वैल्यूएबल सिक्योरिटी तो मूल्यवान प्रतिभूति वो इंस्ट्रूमेंट जैसी होती है, तो दोनों एक जैसे है। तो इंस्ट्रूमेंट की एग्जैक्ट डेफिनेशन चाहिए तो आपको मिल सकती है राजस्थान स्टैम्प एक्ट के अंदर, या जो भी स्टैम्प एक्ट होता है उसके अंदर जाओगे तो इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन मिल जाती है आपको। देन आता है ट्रस्ट। ट्रस्ट में क्या आता है, ये भी एग्जाम आ जाता है कि ट्रस्ट एक्ट का मतलब सेक्शन 3 ऑफ ट्रस्ट एक्ट 1882 आता है जो कि चैप्टर 9 में दिया गया है। अब जैसे बिहार जुडिशरी वाले उनके तो कोर्स भी ट्रस्ट एक्ट है तो वहाँ उनके काम आ जाता है। देन आता है ट्रस्टी। अब यहाँ से प्री का सवाल आता है ट्रस्टी कौन होता है। ट्रस्टी इंक्लूड्स एवरी पर्सन होल्डिंग प्रॉपर्टी इन ट्रस्ट। जो ट्रस्ट की प्रॉपर्टी को होल्ड करता है वो ट्रस्टी, यही प्री का सवाल है। जो ट्रस्ट की प्रॉपर्टी को होल्ड करता है वो हमारा ट्रस्टी होता है। वैसे आपको बताऊँ मैं लिमिटेशन एक्ट पढ़ना, उस पर भी आता है ट्रस्टी की डेफिनेशन, और उसमें आता है ट्रस्टी में कौन इंक्लूड नहीं है। फिर से प्री का सवाल ऑब्लिक के लिखो, लिमिटेशन एक्ट में कहां पढ़ते ट्रस्टी की डेफिनेशन, पूनम बताएगी। रंजू 10 दिन बाद आरजेएस के एग्जाम है, रंजू 10 दिन बाद उड़ीसा का एग्जाम है। शशि, पूजा, लिमिटेशन एक्ट में ट्रस्टी, और वहां डेफिनेशन है ट्रस्टी में कौन इंक्लूड नहीं है, जिसमें बताते बेनामीदार नहीं आता है, मॉर्गेज जी नहीं आता है जब मॉर्गेज प्रॉपर्टी का टाइम रिडेम्पशन हो चुका होता है। सबसे लास्ट डेफिनेशन टू एन एम है टॉट, टू एन ट्रस्टी, भूल गए टबरियो, व्हाट डू मीन टबरियो। हाँ कई सारे बच्चे कहते हैं, बच्चे जो होते हैं ना, बच्चे हमारे मारवाड़ी में बोलते हैं टबरियो, और मैं अक्सर बोलते थे ठोटे टबरियो, पढ़ते हैं नहीं, रिवीजन करते नहीं, 10 दिन बाद आरजेएस के एग्जाम है इनके। और देन नंबर ई कहता है वर्ड एंड एक्सप्रेशन। इन्होंने कहा देखो भाई यहाँ बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, तो वर्ड एंड एक्सप्रेशन यहाँ पे दिए हुए वो मेरे पास देता, आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से ले लेना, उधार ले लेना वहाँ से, ठीक है। अब बात आई कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, तो जब आपने एलएलबी की तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के साथ आपने टोटल 5 एक्ट पढ़े, कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट, कॉन्ट्रैक्ट सेकंड, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट और एसआरए। तो आप ये नहीं कह सकते एसआरए आपके लिए नया है, क्योंकि आपके कॉलेज के टाइम में एक चैप्टर एक यूनिट एसआरए की आती है। अब आपने ढंग से कॉलेज की पढ़ाई नहीं की पूनम, तो मैं कुछ नहीं कर सकती, वो ऐसे सोच कब पढ़ी थी। पूजा कह रही हाँ हाँ पढ़ा था, अरे पढ़ा बेटा, अपने एक यूनिट होता कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, ठीक है ओके, याद है, इसको भी नहीं याद है। चलिए देन आता है सेविंग्स। सेविंग्स का क्या मतलब होता है बेटा, सेविंग्स का मतलब होता है ये एक्ट कहाँ अप्लाई नहीं होता है। क्या कहता है सेविंग्स का मतलब, ये एसआरए कहाँ अप्लाई नहीं होगा। आप देखना कॉन्ट्रैक्ट नहीं, इसमें सेविंग्स है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी सेविंग्स दे रखा है, आईपीसी में भी सेविंग्स दे रखा है, सीआरपीसी में भी दे रखा है, सीपीसी में भी दे रखा है। आईपीसी में सेक्शन 5 है, सीआरपीसी में सेक्शन 5 है, सीपीसी में 4 है, और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन 1 में ही है। तो सेविंग्स का मतलब क्या होता है कि ये एक्ट इन चीज़ों पर अप्लाई नहीं होगा। तो कहाँ अप्लाई नहीं होगा, नंबर 1 कहता है किसी व्यक्ति की विनिर्दिष्ट पालन से भिन्न अनुतोष के किसी ऐसे अधिकार जो वह किसी संविदा के अधीन रखता हो वंचित करती यहाँ नहीं आएगा। जो रिलीफ आपने देने से मना कर दिया है वो यहाँ नहीं आएगा, सीपीसी में जाओ। टू डिप्राइव एनी पर्सन टू एनी राइट टू रिलीफ अदर देन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस व्हेन ही मे हैव अंडर एनी कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट में आपने पहले कहीं कुछ कर दिया हो कि ये आपको एक्सेप्शन है, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन नंबर 28, तो उसके लिए फिर आपको सीपीसी में जाना पड़ेगा, यहाँ नहीं आना है। यहाँ ये कहता है हम उन चीज़ों के लिए एनफोर्स नहीं कराएंगे। और नंबर बी कहता है रजिस्ट्रेशन एक्ट। डॉक्यूमेंट में भारतीय रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के प्रवर्तन पर इफेक्ट डालती है, वो यहाँ नहीं आएंगे।
टू अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ द इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 ऑन द डॉक्यूमेंट, उस पर अप्लाई नहीं करेंगे। सेक्शन 4 कहता है मैं सिर्फ सिविल लॉज पे अप्लाई होगा, क्रिमिनल लॉ पे नहीं। आरजेएस मेन 2013 का क्वेश्चन था। एक्चुअली क्या होता है, आरजेएस के अंदर एक 3 मार्क का क्वेश्चन देते हैं, अंदर 1 मार्क्स के क्वेश्चन दे देते हैं, या 5 नंबर का क्वेश्चन देते हैं, अंदर 2 2.5 नंबर के क्वेश्चन दे देते हैं, या 6 नंबर का क्वेश्चन देते हैं, अंदर 2 नंबर के क्वेश्चन, तो वहाँ छोटे क्वेश्चन के रूप में भी आते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते एग्जाम में नहीं आएगा, कुछ भी एग्जाम में आ सकता है। क्या कहते हैं, स्पेसिफिक रिलीफ टू बी ग्रांटेड ओनली फॉर एनफोर्सिंग इंडिविजुअल सिविल राइट नॉट फॉर एनफोर्सिंग पेनल लॉज। विनिर्दिष्ट अनुतोष का व्यक्तिगत सिविल अधिकार के प्रवर्तन के लिए ही अनुदित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। क्या कहता है, विनिर्दिष्ट अनुतोष व्यक्तिगत सिविल अधिकार के प्रवर्तन के पर्पस के लिए ही अनुदित किया जाएगा, न कि किसी दंड विधि के प्रवर्तन के लिए। इट्स मीन ये प्योरली सिविल है और क्रिमिनल मैटर से इसका कोई लेना देना नहीं है। Specific relief can be granted only for the purpose of enforcing individual civil rights and not for the mere purpose enforcing a penal laws। तो सिर्फ सिविल लॉज के लिए आता है, पेनल लॉज के लिए नहीं आता है। तो सेक्शन 1 कहता है मैं शॉर्ट टाइटल हूँ, 2 कहता है मैं डेफिनेशन हूँ, 3 कहता है मैं सिविल हूँ, और 4 कहता है मैं सिर्फ सिविल राइट्स को अप्लाई कर एनफोर्स करता हूँ, ना कि क्रिमिनल को। तो यहाँ पे हमारा पार्ट 1 यानी प्रीलिमिनरी खत्म होता है। देन आता है आपके पास पार्ट नंबर 2 स्पेसिफिक रिलीफ। तो इस तरह से हम लोगों की फाउंडेशन बेस की क्लासेस चलती हैं। अधिक जानकारी के लिए क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। आप सेपरेटली एसआरए का बैच भी ले सकते हैं, रिकॉर्डिंग लेक्चर हमारे पास अवेलेबल है, फाउंडेशन बैच का भी अवेलेबल है, और रैपिड रिवीजन जो हमने किया था प्री ओरिएंटेड वो भी अवेलेबल है। तो क्लास की जानकारी इंडिया के सारे स्टेट के हम स्टडी कराते हैं। आप चाहे कोई भी स्टेट को, कोई भी जुडिशरी के लिए आ जाओ, हाई जुडिशरी के लिए आ जाओ, हम लोग सारी तैयारी कराते हैं। तो क्लासेस से रिलेटेड जो भी जानकारी चाहिए आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद।